हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग। किस चीज़ के बारे में? अधिगम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अधिगम की कुछ परिभाषाएं मैंने छांट के इनका नोट्स बना लिया है। अगर आप इसे ध्यान से एक दो बार लर्न कर लेंगे तो यह अभी आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अधिगम की परिभाषाएं शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है गार्डनर। तो जो गार्डनर अध्ययन करता थे, ये नाम है जिन्होंने इस बारे में अध्ययन किया। तो गार्डनर साहब ने क्या बताया था कि वातावरण से जो व्यवहार है, मतलब व्यक्ति में वातावरण के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? अधिगम। तो ये किसने दी थी परिभाषा? गार्डनर ने दी थी। दूसरे हमारे जो अध्ययनकर्ता थे उनका नाम है गेट्स। गेट्स ने जो परिभाषा दी है अधिगम की वो है अनुभव और व्यवहार में, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। ये सर गेट्स ने दी थी परिभाषा। अगर आपको क्वेश्चन आता है अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा गेट्स का। या उल्टा भी हम लर्न कर सकते हैं कि गेट्स ने क्या परिभाषा दी गई, तो अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है सर क्रो एंड क्रो। ये भी एक अध्ययन करता है जिन्होंने कुछ परिभाषा दी थी अधिगम की। तो वो परिभाषा क्या थी? ज्ञान, आदत, अभिवृद्धि। ये मैंने सिर्फ कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो ज्ञान है, आदत है, अभिवृत्ति है, इनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड। जो गिलफोर्ड नाम के अध्ययन करता थे, उन्होंने जो परिभाषा दी थी अधिगम की वो था व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। मतलब मनुष्य के व्यवहार से ही जो धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है? अधिगम। ये परिभाषा दी गई थी सर गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है स्किनर। ये भी एक अध्ययन करता है और स्किनर सर ने कहा था ज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन। मतलब व्यक्ति अपने जो बुद्धि का विकास होता है, जो ज्ञान होता है, उससे धीरे धीरे अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता चला जाता है वो क्या कहलाता है? अधिगम। तो ज्ञान से व्यवहार में अधिगम, ये परिभाषा किसने दी थी? सर स्किनर ने। नेक्स्ट है हमारे पास हिलगार्ड। हिलगार्ड जो है इन अध्ययनकर्ता, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। मतलब जब व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस या पुराने अनुभव या किसी और के पुराने अनुभव से अपने व्यवहार में सीखकर कुछ नया परिवर्तन लाता है तो वो जो लर्निंग है वही क्या कहलाती है? हमारी अधिगम। तो ये परिभाषा जो दी गई थी वो सर हिलगार्ड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट जो है किंग्सले। किंग्सले भी एक अध्ययन करता है और इन्होंने अधिगम की जो परिभाषा दी थी वो है अभ्यास या प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। मतलब सर किंग्सले कहते हैं कि हमारे जो निरंतर अभ्यास करते करते हमारे जो किए गए कार्य की शैली में या उसके करने के तरीकों में, ढंग में जो परिवर्तन आता है वही क्या है? अधिगम। तो ये कुछ अधिगम की परिभाषाएं हैं जिनको हम इनके अध्ययनकर्ता के नाम के आधार पर लर्न कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं। गार्डनर जो है इन्होंने कहा है वातावरण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने बताया ज्ञान, आदत और अभिवृद्धि ही परिवर्तन है। गिलफोर्ड सर का कहना है व्यवहार से व्यवहार में, व्यवहार से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन है वही अधिगम है। स्किनर सर ने कहा है ज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन वो इस अधिगम है। हिलगार्ड ने कहा पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन वो अधिगम है। किंग्सले का कहना है अभ्यास प्रशिक्षण से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं अधिगम में सहायक कारक। तो अधिगम में कुछ हमारे को जो हेल्प करते हैं, जो कारक हो सकते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है व्यक्तिगत कारक, दूसरा है वातावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक क्या है, सबसे पहले अभी समझ लेते हैं। व्यक्तिगत कारक है बालक को सीखने की जिज्ञासा। मतलब जब कोई व्यक्ति सीखने में इंटरेस्टेड होगा तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो सबसे पहला है जो व्यक्तिगत कारक वो है बालक की सीखने में जिज्ञासा। दूसरा है बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि। मतलब कोई बालक का, उसका शिक्षा का स्तर कितना है उसके आधार पर भी अधिगम परिवर्तन हो सकता है। अगला है सीखने का समय तथा अवधि। ये भी डिपेंड करता है कि सीखने वाला जो है वो किस समय, किस अवधि में सीख रहा है। मतलब ये उसकी उम्र से भी हम ले सकते हैं। अगला है परिपक्वता, कि सीखने वाले में कितनी परिपक्वता है। एक छोटा, बहुत छोटा बालक बहुत बड़े लोगों की चीजें नहीं समझ सकता उसी, तो ये व्यक्ति की परिपक्वता पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो उसमें अधिगम की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होगी।
अगला है सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो सीखने वाले की अभिवृत्ति भी डिपेंड करती है कि अधिगम माने लर्निंग कितने समय में होगी। अगला है बुद्धि कि किस तरह की बुद्धि है, उसका बुद्धि या IQ लेवल कितना है। जितना कुशाग्र बुद्धि बालक होगा उतनी ही जल्दी उसमें अधिगम प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया। ये भी दिखाता है, दर्शाता है कि अधिगम की प्रक्रिया मतलब जिस प्रक्रिया से हम लर्निंग या सीखने की प्रोसेस कर रहे हैं वो कैसी है। तो अधिगम की प्रक्रिया कठिन और सरल होने के अगर अनुसार इसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड कर सकती है। अगला है अनुशासन। अनुशासन में रहकर कोई भी काम बहुत आसानी से हो सकते हैं, तो उसी तरीके से अधिगम भी अनुशासन में बहुत अच्छे से हो जाता है। अगला है शिक्षक की शिक्षण विधि। जो टीचर है, जो आपका सिखाने वाला है, वो किस तरह आपको सिखाता है उस पर भी शिक्षक की शिक्षण विधि डिपेंड करती है। नेक्स्ट, ये तो व्यक्तिगत कारक हो गए। हम चलते हैं पर्यावरणीय कारक पे। तो पर्यावरणीय कारक पे जो दिया गया है वो पहला कारक है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव बिल्कुल डिपेंड करेगा कोई चीज सीखने के लिए। अगर हम जिस जगह पर बैठकर लर्निंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं, अगर वहाँ बहुत ज्यादा शोरगुल है या अच्छा वातावरण नहीं है तो लर्निंग अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत कम होता है पर फिर भी ये वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है अधिगम पे। अगला है सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान। तो सामाजिक वंशक्रम का भी ज्ञान जो है ये पर्यावरणीय कारक है अधिगम के लिए। अगला है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास भी जो है ये अधिगम में सहायक कारक हो सकता है। अगला है परिवार का वातावरण। बिल्कुल परिवार में हमारे जैसे परिवार में हम पलते हैं बढ़ते हैं उसके ही अनुसार हमारा जो अधिगम प्रोसेस वो है डिपेंड करती है। अगला है शिक्षा के अनौपचारिक साधन। तो शिक्षा के अनौपचारिक साधन बिल्कुल ये पर्यावरणीय कारक हैं। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है ये भी हमारी अधिगम की प्रक्रिया में अफेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला है कक्षा का भौतिक वातावरण। की कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा है उसके अनुसार भी अधिगम की प्रक्रिया फर्क डिफेक्ट करती है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक ये बिल्कुल आपके व्यक्ति के मन से या मनोवैज्ञानिक जो उसकी बुद्धि विकास है उससे जुड़े होते हैं, तो इसी के अनुसार उसकी व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया जो अधिगम प्रक्रिया है वो फर्क करती है। तो इस तरीके से अधिगम की कुछ सहायक प्रोसेस हैं। ओके, इन्हें आप अच्छे से लर्न कीजिए। तो आज आपने थोड़ी सी समय में अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है, इसे चाहें तो आप नोट कर लें। धन्यवाद।